थी, जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को, कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी, मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है, पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे तो जोरों की भूख लग रही है, पर मैं भी आज खाना बनाने वाली नहीं हूँ। हर रोज वो बस मेरी बनाई हुए खाना को खाती है, आज मैं भी नहीं बनाऊंगी। नैना के जाते ही रिंकी भी उठकर बैठ जाती है। भूख तो उसे भी लग रही थी। अरे बड़ी पागल लड़की है, मेरी नकल करती है, देखो खुद तो खाना नहीं बना पाती। मैं सोई थी और महारानी मुझे ऑर्डर देकर गई, मैं तो नहीं बनाने वाली। चलो दोनों भूखे ही रह जाते हैं। एक दूसरे की नकल करने के चक्कर में दोनों ही बहनें भूखी रह जाती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की नकल कभी भी नहीं करनी चाहिए, अपना काम खुद करें। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे अमीर लोग रहा करते थे, पर इस गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें एक गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर वह जहाँ तहाँ से पैसे जुटाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके घर में खाना ना होने की वजह से वह पास के नदी में जाती है। अरे आज तो जंगल में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला, चलो आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी, क्या पता कल कुछ मिल जाए, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर वह लड़की सोचने लगती है। उसे अपनी भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह अपने पड़ोसियों से मांग मांग कर थक चुकी थी। काफ़ी रात होने की वजह से संजना भूखी ही सो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी खाना नहीं मिलता और कोई चारा भी नहीं था उसके पास। सुबह संजना जैसे ही उठकर दूसरे कमरे में आती है तो देखती है उसके कमरे में बहुत सारी मिठाइयाँ। अरे रे, ये कैसे हुआ? जरूर ये कुदरत की करिश्मा है। कल मैं भगवान के सामने रो रही थी, शुक्र है भगवान का कि उसने मेरी सुनी, तो मैं इसे जल्दी से खा लूंगी, अब मुझे कभी भूखी रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनपुर नामक गांव में बहुत से ईमानदार लोग रहा करते थे, लेकिन उसमें से एक घर ऐसा भी था जहां एक बेईमान आदमी था, जिसके मन में हमेशा लालच ही उत्पन्न होता था। काश मुझे पैसों से भरी बोरी मिल जाए, मैं राज ही राज करूंगा। सुमित कभी मेहनत से कमाने की नहीं सोचता, वह हमेशा दूसरों के धन को हड़पने के बारे में ही सोचता था। सुमित एक दिन पैसों की तलाश करते करते जंगल पहुंच गया। हे भगवान, सुमित को आप ही कुछ बुद्धि दीजिए, मैं क्या करूं? मैं उसे समझा समझा कर थक गई हूं कि लालच बुरी बला है। कहाँ हो इच्छाधारी नागिन, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, चलो अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। सुमित नागिन को पुकारते पुकारते आगे की ओर जाता है कि कहीं उसे नागिन की तलाश हो जाए, पर जैसे ही वह कुछ देर जाकर रुकता है, वैसे ही वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है, जो कि काली विशाल देखने में। नागिन सुमित को देखकर अपने असली रूप में आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी आश्चर्य हो रहे थे। अरे ओ नागिन, ला अब मुझे जल्दी से अपना नागमणि दे दे। देखो तुम जो भी हो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मेरे पीछे मत पड़ो। हम नागिन इतनी तपस्याएं तुम्हें नागमणि देने के लिए नहीं करती हैं। अच्छा, तुझसे तुम्हें बाद में लिपटता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुझे हराने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर सुमित वापस घर आ जाता है। उसकी बीवी गुस्से में बैठी हुई रहती है। अरे शीला, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं वापस तो आ ही गया, देखो जैसा तुम्हें कहा था वैसे ही आया हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुमित, लालच बुरी बला है, इसे छोड़ दो, वरना तुम एक दिन बहुत पछताओगे, देख लेना। इसी बीच दोनों में बहस होने लगती है और उसे सुमित मनाने लगता है, पर वह मानती नहीं। सुमित शीला को काफी मनाता है, पर वह नहीं मानती। वह हमेशा के लिए सुमित से नाराज थी, इसलिए वह एक भी बातों का जवाब नहीं देती। हे भगवान,
आज फिर ये गायब है। पता नहीं मैं इनका क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शीला मन ही मन में सुमित की जाने का अफसोस करने लगती है।